प्यार की यदि बात की जाए, प्रेम की यदि बात की जाए, तो आजकल के समय में सिर्फ लड़के और लड़कियों को ही नहीं हो रहा है, बल्कि बड़ी उम्र की महिलाओं को बड़े उम्र के मर्दों को भी हो जा रहा है। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, उनकी ढेर सारी जिम्मेदारियां, इन जिम्मेदारियों को एक तरफ करते हुए ये हवस का गंदा खेल खेलते हैं और इसको नाम क्या देते हैं? प्रेम का, प्यार का। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ना ही ये एक परिवार को तोड़ती है, बल्कि एक लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को भी छोड़ के चला जाता है। तो आखिरकार एक कहानी कहाँ की, किसकी है? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूं, बड़ी हैरान कर देने वाली, आगे चल के कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली और एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। तो अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रिंकू तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला होता है, डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा होता है, देखने में बेहद हैंडसम, बेहद स्मार्ट। रिंकू तिवारी के परिवार में रिंकू की मां होती है। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे, बाकी इस दुनिया को वो छोड़ के कुछ साल पहले जब चले जाते, इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी रिंकू के माँ पे आ जाती है। रिंकू की माँ ये सोचती है कि रिंकू को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया जाए ताकि वो अपने पिता के जगह पे अच्छी पोस्ट पा सके, अच्छी नौकरी पा सके। और जरूरी नहीं है कि आश्रित नौकरी ही करे, बल्कि वो अपने बदौलत नौकरी कर सके। अब इसी को लेकर रिंकू की माँ रिंकू को पढ़ाने लिखाने लगती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी रिंकू डी फार्मा की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश से ये फिरोजाबाद जाता है। लखीमपुर से जब फिरोजाबाद जाता है, वहां एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है, बड़े कॉलेज में दाखिला लेता है। अब लगभग एक हफ्ते का समय वो एक लॉज में गुजारता है, अपने रहने के लिए रूम का व्यवस्था करने लगता है, कमरा ढूंढने लगता है। बाकी उसे कमरा मिल नहीं पा रहा था। अनजान शहर था, अनजान लोग थे और साथ ही एक पढ़ने लिखने वाला लड़का स्टूडेंट था। अगर जो परिवार वाले रहते हैं तो लोग जल्दी किराया पर कमरा दे देते हैं, बाकी अगर जो अकेला कोई ढूंढने जाए, चाहे लड़का हो या लड़की, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यही रिंकू तिवारी के साथ हो रहा था, वक्त गुजर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति जिसका नाम किशोर होता है, किशोर से होती है। वो एक कंपनी के जो है कि गेट पे वॉचमैनी का काम कर रहा होता है। तो रिंकू की नजर किशोर पे पड़ती है, तो किशोर के नजदीक जाता है और किशोर से कहता है कि भाई, तुम लगते हो कि बड़े ही सज्जन व्यक्ति हो, अगर जो बुरा ना मानो तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किशोर मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तुमने अपना बना ही लिया, सज्जन कह ही दिया, तो बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी परेशानी को मैं दूर कर दूं। इस पे जो रिंकू तिवारी हंसते हुए कहता है कि भाई तुम्हारा घर क्या है? किशोर बताता है कि दरअसल मैं बिहार प्रदेश के गोपालगंज का रहने वाला हूं। इस पे रिंकू करता है कि मैं भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं, पढ़ाई के लिए आया, कमरा ढूंढ रहा, कोई कमरा मिल नहीं पा रहा। इस पे किशोर हंसते हुए कहता है कि बस इतनी सी बात है,
ऐसा है कि समझो कि तुम्हें कमरा मिल गया। रिंकू कहता है कि तब तो तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। इस पे किशोर अपना एड्रेस एक कागज पे लिखता है, अपना फोन नंबर लिखता है। रिंकू को बिना जांचे बिना समझे पकड़ाता और कहता है कि इस पते पे पहुंच जाओ और मेरी पत्नी होगी। उसी के पास, जिस कमरे में मैं रहता हूं उसी के बगल वाला कमरा खाली, उसी के पास चाबी है, वो तुमको कमरा दिखा देगी। अगर जो तुम्हें पसंद आ जाएगा तो तुम वहां रह लेना। रिंकू हंसते हुए कहता है कि मुझे तो बस सोना है, रहना, बाकी तो मुझे पढ़ाई के लिए जाना है। अब इसमें पसंद और पसंद नापसंद करने जैसी कोई बात नहीं। बाकी फिर भी रिंकू तिवारी बताए गए एड्रेस पे पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर के बाद दरवाजे के भीतर से लगभग 22-23 साल की एक बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत महिला निकलती, जो कि किशोर की पत्नी सुधा होती है। जब सुधा को देखता है रिंकू तिवारी तो कुछ देर के लिए भूल जाता है कि किस काम के लिए आया। सुधा उसके तरफ देखती हुई पूछती है कि कौन है, क्या काम है। इसके बाद रिंकू तिवारी कहता है कि दरअसल मेरा नाम रिंकू है और मुझे तो किशोर भैया ने भेजा है। शायद आपके बगल में जो कमरा खाली है उसकी चाबी आपके पास है, अगर जो कमरा दिखा देती तो बहुत अच्छा। इसके बाद सुधा भीतर जाती है और उस कमरे का चाबी लेके आती है, ताला खोलती, रिंकू तिवारी को कमरा दिखाती। रिंकू तिवारी हंसते हुए कहता है कि भाभी जी, कमरा तो बहुत अच्छा है, साथ ही कमरे से अच्छे तो आप दोनों पति पत्नी। अब इस पे सुधा मुस्कुराती। इसके बाद रिंकू वहां से चला जाता है, अपना सारा सामान लॉज से लेता है। अब किशोर से फोन पे बात करता है और शाम को उस कमरे में जो कि रहने के लिए आ जाता है, शिफ्ट होता है। 3 महीने का किराया वो एडवांस में किशोर को देता है। किशोर उस जो कमरे का मालिक होता है उस तक वो पैसे पहुंचा देता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लगभग 2 से 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। किशोर एक दिन कहता है कि ऐसा है सुधा कि आज रिंकू का भी खाना बनाओ, क्योंकि रिंकू जब से आया है वो तब से बाहर ही खा रहा है। शायद उसे घर की याद आ रही होगी, आज हम लोग उसको खाने पे बुलाते। सुधा कहती है कि किसी अनजान व्यक्ति से इतना लगाव करना ठीक नहीं है। बाकी जो किशोर रहता है कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, रिंकू बड़ा ही अच्छा व्यक्ति और साथ ही हंसमुख स्वभाव का है, मुझे तो उसका साथ बड़ा ही पसंद आता है। अब रिंकू से जाके कहता कि आज तुम हमारे घर खाने पे आना। शाम का वक्त होता है। रिंकू हाथ मुंह धोके लगभग 8:30 बजे के करीब किशोर के कमरे पे पहुंचता है, जहां की सुधा खाना बना के रिंकू का शायद दोनों पति पत्नी इंतजार कर रहे होते हैं। अब रिंकू को तो खाना दिया जाता है, बाकी इधर जो किशोर होता है उसे रोज शाम को दारू पीने की आदत होती है। वो रिंकू खाना खाने लगता है और साथ ही बैठ के किशोर दारू पीने लगता है। रिंकू तिवारी पूछता है कि ये तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है ड्रिंक करना। किशोर कहता है कि असली मजा तो इसको पीने के बाद ही आता है, तुम भी एक घूंट ले लो। रिंकू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी है और मैंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं। किशोर बार बार दबाव देने लगता है, कहता है कि ज्यादा नहीं, बस हमारे दोस्ती के नाम पे थोड़ा सा ले लो। अब आज रिंकू तिवारी भी पीता है, दोनों पीते हैं। रिंकू तिवारी खाना खाने के बाद अपने कमरे पे चला जाता है और इधर किशोर खाना पीना खाता है, दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह को रिंकू तिवारी की मां आ जाती है। उसे ये लगता कि बेटा अकेले रहेगा, खाना पीना की दिक्कत होगी। अब मां भी आ जाती है। रिंकू अपने मां से सुधा भाभी से मिलवाता है कि ये सुधा भाभी है, किशोर भैया जिनकी मदद से मुझे कमरा मिला। अब यहीं से दोनों परिवारों में मेलजोल होता है, वक्त गुजरने लगता है। जब भी खाली समय होता तो सुधा जो है कि रिंकू की मां के साथ बैठती, गपसप लड़ाती, वक्त गुजर रहा था। और इधर रिंकू जो था मन ही मन
सुधा को कब चाहने लगता है, ना ही रिंकू को पता चलता है और ना ही ये बात सुधा को पता चलती है। बाकी एक दिन शाम का वक्त होता है। किशोर नशे में धुत होके अपनी कंपनी से ही आता है। रिंकू बाहर खड़ा हुआ होता है। जब किशोर को देखता है कि वो नशे में धुत होके आ रहा है तो उसको पकड़ता है, कमरे के भीतर लेके जाता है। किशोर जैसे ही बेड पे गिरता है तुरंत सो जाता है। सुधा बेहद परेशान होती है। रिंकू सुधा के करीब जाते हुए कहता है कि भाभी जी चिंता ना करो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। जब सुधा ऐसी बात सुनती है तो रिंकू के गले रख के और इस बात पे रोने लगती है कि किशोर की तो रोज की आदत हो गई, जब से मेरी शादी हुई है लगभग रोज का यही नजारा होता है। अब रिंकू सुधा को सांत्वना देते देते कब ये दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए, ना ही सुधा को पता चला और ना ही रिंकू को पता चला। दोनों, सुधा अपने पति को जानते हुए कि इसी कमरे में इस रिंकू के साथ अनैतिक संबंध बना लेती है, गलत काम कर लेती है, शारीरिक रिश्ता बना लेती है। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और उधर जो रिंकू था डी फार्मा की पढ़ाई के लिए आया था। अब उसका ज्यादा पढ़ाई में ना मन लग के उसकी ज्यादातर यादों में अब सुधा चलने लगती है। वो कहाँ तक पढ़ता, सुधा के ख्यालों में खोया रहता, सुधा के साथ अब फिराक में रहता कि कब वक्त मिलेगा कि सुधा के साथ तो टाइम स्पेंड करेगा। अब वक्त गुजरते रहता है। एक दिन शाम का समय होता है। इधर सुधा भी बंठन के शायद रिंकू का इंतजार कर रही होती है। शाम के समय रिंकू पहुंचता है जब किशोर घर पे होता है। किशोर दारू पी रहा होता है। रिंकू से कहता है कि तुम भी ले लो। रिंकू कहता है कि आज नहीं, आज मुझे कुछ ज्यादा ही पढ़ाई करनी है, आप ही ले लो। कुछ देर के बाद जब दारू फिनिश हो जाती है तो किशोर कहता है कि आज तो अच्छे से मजा नहीं आया। इसके बाद रिंकू कहता है कि तो इसमें सोचने जैसी क्या बात है, हमारी बाइक लीजिए और जाके एक बॉटल और लेके आ जाइए। किशोर तुरंत ये बात सुनता है, रिंकू की बाइक लेके और तुरंत निकल जाता है। और इधर जैसे ही किशोर जाता है, रिंकू और सुधा एक दूसरे के साथ वही अनैतिक काम करने में लिप्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। बाकी कुछ रास्ते जब किशोर जाता है तो उसे लगता है कि नशा कुछ ज्यादा ही हो रही। अगर जो मैं कहीं गिर गया तो ना सिर्फ रिंकू की गाड़ी खराब होगी बल्कि मुझे भी चोट लग जाएगी। आधे रास्ते से वो वापस लौट आता है और जब आता है तो सुधा और रिंकू को अनैतिक काम करते हुए, गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब वो देखता है तो बड़ा ही गुस्सा होता है। रिंकू को तमाम बातें सुनाता और साथ ही सुधा के साथ मारपीट करता है और अगले ही दिन सुधा को लेके बिहार प्रदेश के गोपालगंज लौट जाता है। अब इधर जब सुधा को लेके गोपालगंज लौट जाता है तो इधर रिंकू की बेचैनी बढ़ जाती है। रिंकू भी अब ये सोचने लगता है कि सुधा की उसकी मुलाकात कैसे होगी। दोनों की फोन पे अब बातचीत होने लगती। अब समय देख देख के रिंकू सुधा से मिलने के लिए बिहार के गोपालगंज जाने लगता है। वक्त गुजरने लगता है और लगभग 6 से 8 महीने का वक्त गुजरता है। एक दिन किशोर किसी काम से अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा, 2-3 दिनों के बाद आऊंगा। किशोर जाता है। अब जैसे 2-3 दिन का नाम सुनती सुधा रिंकू को फोन करती है और रिंकू भी शायद इसी इंतजार में था कि कब सुधा अकेली होगी। वो भी सुधा के बताए अनुसार सुधा के घर पहुंचता है। रात के तकरीबन 10:30 हो रहे होते। दोनों शायद महीनों के बिछड़े हुए थे, इतने आराम से मिले हुए थे। वो अनैतिक काम कर ही रहे होते कि अचानक से सुधा के दरवाजे पे दस्तखत होती है। सुधा ये सोचती है कि होगा कोई आस पड़ोस का। अपनी साड़ी लपेटती है, दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पे देखती है कि सुधा का पति किशोर है। किशोर सुधा को हटाते हुए कमरे में जब दाखिल होता है तो देखता है कि नग्न अवस्था में रिंकू पड़ा है। अब जैसे वो देखता है आग बबूला सा हो जाता है और वहीं पास पड़े एक ईंट को उठाता है और ताबड़तोड़ रिंकू पे वार करता है। और जब तक वार करता है कि जब तक रिंकू मर नहीं जाता। जब रिंकू मर जाता है तब किशोर के समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कहाँ लगा। अपने टॉयलेट के वो सीवर टैंक को खोलता है और उसी में रिंकू की डेड बॉडी को डालता है और सुधा को
कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, रिंकू के बारे में किसी को जानना नहीं चाहिए। सुधा को लेता है और सुधा को लेके किसी दूसरे शहर चला जाता है। अब इधर वक्त गुजरने लगता है। 3 से 4 दिन के बाद उस इलाके में, गोपालगंज में, दुर्गंध फैलने लगती है। और जब दुर्गंध फैलने लगती है तो आस पड़ोस के लोग अब कहने लगते हैं कि ये दुर्गंध तो किशोर के घर के तरफ से आ रही है। किशोर के घर के पास देखते हैं तो ताला पड़ा है। तब पुलिस को फोन होता है। पुलिस की एक टीम आती है। इस दुर्गंध को देखने के बाद अब तमाम जगह जांच करती है, बाकी कुछ मिलता नहीं। तभी सीवर टैंक पे पुलिस वालों की नजर जाती है। सफाई कर्मी बुलाते हैं और जब सफाई कर्मी बुलाते हैं, जब सीवर टैंक का ढक्कन हटता है तो उसमें से एक डेड बॉडी बरामद होती है। और जब इस डेड बॉडी के बारे में पता किया जाता है और इसकी जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये रिंकू तिवारी है और लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। अब जब ऐसा मामला सामने आता है तो रिंकू फिरोजाबाद में रहता था। अब ये सब पता जब चलता है, पुलिस जब ये सब बातें पता लगाती तो किशोर की तलाश शुरू हो जाती है। किशोर उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही सुधा भी गिरफ्तार की जाती है। पति पत्नी दोनों जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं। अब तो कानून ही तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर जो सुधा और रिंकू ने किया शायद वो शर्मनाक था, पर रिंकू के साथ ऐसा कुछ होगा ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। तो जो रिंकू के साथ हुआ क्या वो सही था? जो किशोर ने फैसला लिया क्या वो सही था या गलत था? किशोर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या किशोर के साथ रियायत बरतनी चाहिए? तो आप लोगों की क्या सलाह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और दूसरा एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। तो इसमें सही कौन है? रिंकू, किशोर, सुधा, कौन सही है और किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।